सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर्स। तो आज हम यहाँ पे आज आपको पता है कि जैसे कि अभी आपका 12 टर्म 1 का जो 12th का बोर्ड का एग्जाम है वो हुआ। तो उसमें आपके कुछ चैप्टर्स आए थे 1 to 8, उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर में जो भी आज जो क्वेश्चंस आए बोर्ड में उस क्वेश्चंस का हम आज क्या करेंगे, इसमें सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे अपन लोग इसमें शुरू करते हैं। ठीक है, सेक्शन ए आज अपन लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सेक्शन बी का आपको जो है वो अगली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो आपका सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सपीरियंस। ठीक है, पहला ऑप्शन है टॉर्क, पहला ऑप्शन है फोर्स, दूसरा ऑप्शन है टॉर्क, तीसरा फोर्स एंड टॉर्क, बोथ फोर्स एंड टॉर्क, तीसरा नाइदर फोर्स नॉट टॉर्क। ठीक है, तो इसमें आपको बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया है। आपको सबसे बढ़िया इसमें सबसे पहले बात यहाँ पे ये बोल दिया है कि इसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि एक डाइपोल के ऊपर, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर क्या लगेगा, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ लगेगा आपका जो टॉर्क है वो लगेगा। उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने के लिए जो टॉर्क है वही लगेगा। ठीक है, लेकिन जब अगर मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, दूसरे जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, वो कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास उसमें फोर्स भी लगेगा। नॉर्मल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि चार्ज के जो अपने पास दोनों ही डाइपोल होते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा करके मैं अगर यहाँ पे एक डाइपोल बना देता हूँ, आपको मैं पूरे ही इसको समझा देता हूँ इसका आंसर क्यों ऐसा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे अपन एक डाइपोल बना दिए, दो है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रख दिया, और इसको मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर दिया हूँ, प्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया हूँ। तो इसमें क्या लगेगा, इसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और इस वाले फील्ड्स में इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, दोनों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। सिर्फ टॉर्क लग के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में आके पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मतलब इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मान लो अगर ज्यादा है तो अगली तरफ उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम या ज्यादा कुछ और हो सकती है। ठीक है, नहीं तो इसमें स्टेबल नहीं रह पाएगा ये पॉइंट, इसलिए इस पे क्या लगेगा, एक फोर्स भी लगेगा, दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, एक तरफ ज्यादा फोर्स एक तरफ कम फोर्स लगेगा, तो नेट फोर्स कुछ ना कुछ इसके ऊपर लगेगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो क्या है, वो सही है। ठीक है, जो भी इसने लगाया है वो सही लगाया है। ठीक है, जो भी बच्चे ने यहाँ पे टिक किया ये आंसर, तो ये वो सही है कि आंसर नंबर सी इज यहाँ पे आपका राइट। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है कि लेट n1 बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग आउट ऑफ an imaginary cube of side A that encloses a isolated point charge 2q and n2 be the corresponding number of an imaginary sphere of number of imaginary sphere of radius, corresponding number of an imaginary sphere of radius A that encloses an isolated point charge 3q। ठीक है, देन n1 by n2 is equal to, यहाँ पे आप सीधा एक काम कर सकते थे, गॉस लॉ लगा सकते थे। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है प्लस टू क्यू चार्ज, उसको आप एक स्फीयर के अंदर रखे हैं, दूसरा एक चार्ज है 3q चार्ज, उसको आप एक प्लस 2q चार्ज, उसको अपन किसके अंदर रखे हैं, उसको अपन लोग एक क्यूब के अंदर रखे हुए हैं, और दूसरा एक 3q चार्ज है जिसको अपन लोग किसके अंदर रखे हैं, उसको एक स्फीयर के अंदर रखे हुए हैं। तो दोनों से फ्लक्स निकल रहा है, एक से नंबर n1 फ्लक्स निकल रहा है, एक से n2 फ्लक्स निकल रहा है, तो दोनों से कितना फ्लक्स होगा, ठीक है कि नहीं, दोनों से कितना फ्लक्स निकलेगा, दोनों का जो रेशियो है वो कितना रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अगर मैं यहाँ पे बात करूं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो phi इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, क्या होता है, फ्लक्स होता है, q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो यहाँ पे कितना है, 2q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये पहला वाला मैं बात कर लिया। ठीक है, n1 इज इक्वल टू ये मैं कर लिया, और n2 इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, n2 इज इक्वल टू phi 2 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे q कितना है, 3q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है ना। अगर मैं दोनों को डिवाइड करके चले जाऊं तो ये एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, q और q क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कट हो जाएगा। तो यहाँ पे n1 by n2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 2/3 आ गया। तो यहाँ पे जो n1 by n2 का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन नंबर बी का जो है वो सही है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, अगला क्वेश्चन जो इसमें गिवन है वो क्या है, इन द circuit given below P is not equal to R and the reading of galvanometer is same with the switch open or close, then ठीक है, इसमें क्या बोला है कि एक आपको सर्किट दे दिया है, P और R की जो वैल्यू है वो सेम नहीं है। ठीक है, P और R की जो वैल्यू है वो इंटायरली डिफरेंट है। अब इसमें बोला है कि
इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जब मैं स्विच क्लोज करूं और ओपन करूं तब भी करंट क्या है मेरे पास? सेम है। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग सेम है बोला, इसका मतलब क्या हो रहा है? गैल्वेनोमीटर की रीडिंग सेम किस कौन से वाले कंडीशन के लिए होगा? तो इस सर्किट में आप ध्यान से देख सकते थे कि जितना करंट यहां से जाएगा उतना करंट यहां से भी जाएगा जब स्विच ओपन रहे तब। ठीक है, क्या? जब स्विच ओपन रहे तब यहाँ पे जितना करंट यहां से जाएगा उतना करंट यहां से भी आएगा। मतलब करंट थ्रू IR और करंट थ्रू IG दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। करंट बंद रहे तो भी सॉरी ये स्विच जब अपना क्लोज रहे तो भी क्या होना चाहिए? IG और IR क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दोनों ही केस में जब IG इज इक्वल टू IR होगा तभी क्या होगा मेरे पास? यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जो है वो चेंज नहीं होगी। नहीं तो अगर यहाँ पे अगर मान लो स्विच यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से कुछ करंट चले जाएगा तो यहाँ पे इक्वल टू IG नहीं आएगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर की जो यहाँ पे रीडिंग है वो क्या हो जाएगा मेरे पास? सेम होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जितना करंट R से पास हो उतना करंट G से भी पास हो जाए, F के थ्रू कोई भी करंट ना जाए, तभी क्या होगा मेरे पास? गैल्वेनोमीटर जो है वो हर वक्त क्या देगा? वो हमारा सेम रीडिंग देगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा वो क्या है? वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़िए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका है 4। ठीक है, टू वायर A and B of same material having length in ratio 1:2 and diameter in ratio 2:3 are connected in series with a battery. ठीक है, the ratio of potential difference across टू वायर रेस्पेक्टिवली इज। ठीक है, दो वायर है, दोनों को किस में कनेक्ट किया गया बोल रहा है? दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है। पहले का और दूसरे का जो लेंथ का रेशियो है 1:2 है, और पहले का और दूसरे का जो डायमीटर का रेशियो है वो 2:3 है। तो दोनों के अक्रॉस जो है मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आएगा? ये सवाल है मेरे पास। ठीक है, चलिए आगे इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्वेश्चन आप देखते रहिए, इसको हम लोग सर्किट एक ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे इसका। ठीक है, एक यहाँ पे वायर है, उसको मैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरा भी वायर है यहाँ पे, उसको मैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में ड्रॉ कर देता हूँ। उसको मैं एक बैटरी के अक्रॉस यहाँ पे क्या कर देता हूँ? कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये वाला मेरे पास वायर A था और ये वाला वायर B था। ठीक है, ये वाला वायर B था, ये वाला VA हो गया और ये वाला VB हो गया। इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA और VB हो गया। ठीक है, और दोनों के अक्रॉस क्या हो जा रहा है मेरे पास? करंट कोई फ्लो होगा। तो करंट कोई फ्लो होगा तो VA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? VA इज इक्वल टू हो जाएगा RA हो जाएगा। ठीक है, और VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? IRB हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लूं, VA डिवाइडेड बाई VB इज इक्वल टू IRA डिवाइडेड बाई IRB, है ना? ये I और I कैंसिल हो गया, मतलब VA डिवाइडेड बाई VB इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई RB हो गया। इसका मतलब अगर आप दोनों के रेजिस्टेंस का अगर यहाँ पे मैं क्या निकाल लूं, दोनों के रेजिस्टेंस का मैं निकाल लूं, आपको रेशियो निकालो तो आपको यहाँ पे जो VA बाई VB है वो भी वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो चलिए मैं ले लेता हूँ L1 जो था। ठीक है, फॉर एग्जांपल L1 जो था वो L था अगर, ठीक है, तो L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो 2L हो जाएगा। जाहिर सी बात है वो कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा, क्योंकि जो लेंथ है वो 1:2 में था। ठीक है, और अगर R1 मेरे पास कितना था? R1 अगर मेरे पास 2R था, ठीक है, तो R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 3R हो जाएगा। इतना कंफर्म है, क्योंकि जो रेडियस या फिर डायमीटर का जो रेशियो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो रेडियस का भी जो रेशियो रहेगा वो 2:3 रहेगा। तो अगर यहाँ पे मैं इसको रेशियो के टर्म्स में डिवाइड कर दूं तो R1 इज इक्वल टू 2R1 हो जाएगा और R2 इज इक्वल टू 3R2 हो जाएगा। ठीक है, तो RA अगर मैं निकालना चाहूँ, RA इज इक्वल टू मैं निकालना चाहूँ, या R1 अगर मैं निकालना चाहूँ, ठीक है, तो रो L बाई A होता है आंसर। आपको पता है ये चीज, है ना? तो A की वैल्यू यहाँ पे मैं बताता हूँ, L इज इक्वल टू L, यहाँ पे L ही रहेगा, L की जगह मैं RA के बारे में बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे L उसके बाद फिर A की जगह मैं लिख देता हूँ पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एक वो सर्कल ले लेते हैं हम लोग। तो सर्कल के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो सर्कल के हिसाब से उसका एरिया क्या होता है? पाई R² होता है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलो यहाँ पे रो हो जाएगा L डिवाइडेड बाई पाई R की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2R का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया मेरे पास रो L डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर। इसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो ठीक है। इसके बाद अपने पास ये पहला वाला ऑप्शन हो गया, अपने पास पहला इक्वेशन आ गया अपने पास ये। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन अपन लोग यहाँ पे देखते हैं कि आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर बी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास रो लेंथ की जगह यहाँ पे क्या रखा जाएगा? L2 के लिए 2L है। ठीक है, 2L है पाई R2 का स्क्वायर। इसका मतलब 2L डिवाइडेड बाई पाई R2 मतलब 2 यहाँ पे 3R
का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 2l डिवाइडेड बाई क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे 9 पाई आर स्क्वायर, रो 9 पाई आर स्क्वायर। ये वाला इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये वाला इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। रो आर ए और आर बी जो आपको लेंथ, रेडियस और रो के टर्म्स में आपको पूरी तरीके से यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। तो इसको आप अपन क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिवाइडिंग 1 एंड 2, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाई आर बी इज इक्वल टू रो 2 रो एल डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l अपॉन, यहाँ पे रो भी रहेगा 2 अपॉन 9 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर काट दो, एल और एल काट दो और ये काट दिया गया। तो यहाँ पे क्या मिल गया मेरे पास 9/8 मिल गया, ठीक है। तो 9/8 यहाँ पे क्या है मेरे पास, ऑप्शन में है क्या, एक बार अपन देख लेते हैं। 9/8 अगर ऑप्शन में होगा तो वही ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, सही होगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का 9/8 जो है वो सही है। तो इसमें जो भी ये बच्चे का क्वेश्चन पेपर है वो सही है, क्या है, उसने सही टिक लगाया हुआ है, ठीक है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला हुआ है 2 मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर G1 एंड G2 हैव फॉलोइंग पर्टिकुलर वैल्यूज, N1 is equal to 30, A1 is equal to 3.6 into 10 to the power minus 3 meter square, B1 is equal to 0.25 Tesla, N2 is equal to 442, N2 is equal to 42, N2 is equal to 42, A2 is equal to 1.8 into 10 to the power minus 3 meter square, B2 is equal to 0.50 टेस्ला, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे से आगे बढ़ जाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि सेंसिटिविटी का द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट इज सेम फॉर बोथ द गैल्वेनोमीटर्स, द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी G1 एंड G2 इज, ठीक है। चलिए फिर इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या होता है इसमें। चलिए अब इसमें बोला हुआ था कि N1 की जो वैल्यू है, यहाँ पे मैं एक बार गिवन लिख लेता हूँ, N1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 30 है, ठीक है। और B1 की जो N1 की जो वैल्यू है वो 30 है ना। A1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर क्या था 3 माइनस 3 दिया था कि 3 दिया हुआ था, एक बार मैं यहाँ पे कंफर्म कर लेता हूँ पीछे वाले आपको इससे, ठीक है। -3 दिया हुआ, -3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, -3 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और B1 की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी गिवन है, वो 30 गिवन है, 30 टेस्ला गिवन है, ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी गिवन है, N2 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे 42, सॉरी B की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एक बार और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। B की वैल्यू आपको 0.25 टेस्ला गिवन है, सॉरी यहाँ पे इसको एक बार हम इरेज करके कर लेते हैं, सही लिख लेते हैं, ठीक है, 0.25 टेस्ला, ठीक है। तो A2 इज इक्वल टू कितना गिवन है मेरे पास, A2 इज इक्वल टू गिवन है अपने पास 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर गिवन है। और B2 की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी गिवन है, 0.50 टेस्ला गिवन है, 0.50 टेस्ला गिवन है, ठीक है। अब बोला है कि करंट सेंसिटिविटी का, दोनों का जो करंट सेंसिटिविटी है दोनों गैल्वेनोमीटर के, उसका करंट सेंसिटिविटी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ठीक है। चलो फिर इसमें क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे S1 पहले वाले का सेंसिटिविटी लिख लेता हूँ, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, N1 B1 A डिवाइडेड बाय क्या होता है मेरे पास, K होता है, वेयर K इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट। और S2 इज इक्वल टू क्या गिवन होता है मेरे पास, S2 इज इक्वल टू होता है N2 B2 A डिवाइडेड बाय K होता है, ये 2, ये इसको 1 लिख लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए फिर N1 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूं, चलिए N1 की वैल्यू 30, B की वैल्यू 0.25, A की वैल्यू कितनी गिवन है 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय K, ठीक है। K की वैल्यू अपने को गिवन नहीं है, डिवाइडेड बाय K इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 42 इंटू 0.50, B की जगह में 50 रख दिया यहाँ पे B2 की जगह, ठीक है। और A की वैल्यू क्या रख दिया मैं 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर स्क्वायर रख दिया, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, डिवाइडेड बाय हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे क्या K, ठीक है। अब चलो दोनों को मैं डिवाइड कर दिया एक बार, अब दोनों को एक बार मैं डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, अगर दोनों को डिवाइड करता हूं मैं, ठीक है, यहीं पे ही दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, जितने कटेंगे दोनों को क्या कर दिया, यहीं पे डिवाइड कर दिया, ये ध्यान रखना ना, ये K और ये K कट गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 0.5, जो ये 2 टाइम्स आ जाएगा,
ये 2 टाइम्स आ गया और ये वाला 1 टाइम्स आ गया, ठीक है। 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -3 कट गया, ये 1 टाइम्स गया और ये वाला कितने टाइम्स गया, 2 टाइम्स गया और ये 2 और 2 कट गया, ये वाला कितने टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा और ये वाला जाएगा 7 टाइम्स। तो S1 डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, S1 डिवाइडेड बाई S2 मेरे पास कितना आ जाएगा, S1 डिवाइडेड बाई S2 आपके पास आ गया कितना, 5/7। तो दोनों की जो सेंसिटिविटी का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास 5/7 आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसमें आंसर देख लेते हैं कि ये वाला आंसर गिवन है क्या। चलिए यहाँ पे दिया 5/7, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है कि जो 5/7 होगा G1 डिवाइडेड बाई G2, दोनों का जो रेशियो है वो कितना रहेगा, 5/7 रहेगा, ठीक है। ओके, देन अगला क्वेश्चन अपने को क्या गिवन है देख लेते हैं अपन लोग। आपको गिवन है करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द लूप एज शोन इन द फिगर, MA इज इक्वल टू, MA की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये R सेंटीमीटर है और ये वाला जो वैल्यू है पूरा जो MB इज इक्वल टू जी गिवन है वो 2R गिवन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो R है और ये जो वैल्यू है आपके पास वो क्या है, वो 2R है, ठीक है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इस वाले क्वेश्चन को वैसे बनाने के लिए थोड़ा सा लंबा ये वाला क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, शॉर्टकट भी हो सकता है, लेकिन आपको मैं पूरा एक इसका कन्वेंशनल मेथड ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर आपको पता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा, ठीक है, वो इनवर्ड होगा कि आउटवर्ड होगा, ये एक बार देख लीजिए। इसमें आप लगा लीजिए राइट हैंड कर्ल रूल, आप एक बार लगा के देख लीजिए। राइट हैंड कर्ल रूल आप इसमें लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा क्या जाएगा, ऑलवेज वो इनवर्ड ही जाएगा, ठीक है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ही जाएगा। वो कहाँ जाएगा, वो ऑलवेज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ही जाएगा। इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन और ये वाला जो ऑप्शन है वो तो गलत हो गया। अब आपको 5/6 या 7/16 यही दो बस निकालना है, बाकी सब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए तो मैं यहीं पे बगल में इसको सॉल्व कर देता हूँ कि B इज इक्वल टू, यहाँ मेरे पास टोटल B इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा मेरे पास, B नेट इज इक्वल टू आ जाएगा, या फिर इसको B डैश नाम दे दूंगा अगली बार, ठीक है, इज इक्वल टू B इंटू थीटा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उसका 2 पाई थीटा डिवाइड बाय 2 पाई क्यों किया मैंने, एक पर्टिकुलर सर्कमफेरेंस के लिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर सर्कमफेरेंस के लिए अगर कोई फॉर्मूला होता है तो वो क्या होता है, B इंटू, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके लिए पूरा सर्कमफेरेंस के लिए क्या फॉर्मूला था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2a, या फिर एरिया, है ना, ये पूरा सर्कमफेरेंस के लिए होता है। लेकिन अगर मैं इसमें सर्कमफेरेंस को मैं आधा कर दूं, ये सब कर दूं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस उस पर्टिकुलर सर्कमफेरेंस को लेना पड़ेगा। तो इस वाले एरिया का अगर मैं सर्कमफेरेंस निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 पाई आ जाएगा, और इस वाले एरिया का मैं अगर सर्कमफेरेंस निकाल दूं तो कितना आ जाएगा, थीटा बाय वो भी 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं B1, यहाँ पे B डिवाइडेड बाय थीटा बाय 2 पाई, थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, और यहाँ पे B इंटू थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ाता हूँ कि इसमें B नेट इज इक्वल टू, B डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B की वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 2 पाई I डिवाइडेड बाय R, ये फॉर्मूला होता है इसके लिए। B नेट का फॉर्मूला ये वाला है। यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई इसको करके भी देख लेंगे, ऊपर नीचे आप अगर 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 4 पाई आना चाहिए, ये 4 पाई आएगा। एक मिनट यहाँ मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये इरेज हो गया, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 पाई I बाय R। यहाँ पे अगर ऊपर नीचे आप 2 पाई का मल्टीप्लाई करते हैं तो यही फॉर्मूला वापस से पलट के आता है। आप एक बार ये वाला करके देख लेंगे, ठीक है। और थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या करनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे को रख देनी है। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई बोला है, थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई बोला है, प्लस इसका B का वैल्यू फिर से आप मैं रखता हूँ म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। अब B की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरे पास, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई 2 पाई I डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे बस, R इस बार जो हो गया वो 2R हो जाएगा। यहाँ पे R गिवन था, इसको मैं मिटा के एक बार R लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये R हो गया, ये वाला हो गया 2R हो गया, ठीक है। ये वाला 2R हो गया इनटू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, नीचे लिख लेता हूँ उसको मैं, इनटू यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इनटू थीटा बाय 2 पाई, थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। चलिए फिर ये 2 पाई और ये 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर ये 2 पाई और ये 2 पाई भी यहां से कैंसिल हो गया। तो B डैश इज इक्वल टू आपके पास आ गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू I डिवाइडेड बाय R इंटू थीटा 1 प्लस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I डिवाइडेड बाय R इंटू थीटा 2, ठीक है। यहाँ पे 2R, सॉरी ये वाला हो जाएगा आपके पास 2R, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं।
ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसमें से मैं म्यू नॉट आई बाई आर में यहाँ पे से कॉमन ले आता हूँ। चलो म्यू नॉट आई बाई आर में यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं कॉमन ले आऊंगा। मैं यहाँ पे कभी पाई को कॉमन नहीं ले आ रहा हूँ, उसका भी रीजन है, अभी आपको आगे वो पता चलेगा। बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर। क्वेश्चन में इसी के टर्म्स में पूछा है, तो इसलिए मैंने इसको बाहर यहाँ पे ले आया। ठीक है, म्यू नॉट डिवाइड बाई आर यहाँ से कॉमन ले आया, तो यहाँ पे क्या बच गया, 1/4 बच गया यहाँ पे, 1/4 इंटू थीटा। थीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3π/2 है, 3π/2 प्लस यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, 1/8π, और थीटा 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, π/2 है। यही है ना। एक बार आपको ऊपर में यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ, डायग्राम आप देख लीजिए, इसमें क्या गिवन है, देखिए आप यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना एंगल है वाला, ये 270 डिग्री है, इसका मतलब 3π/2, और ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री इसका मतलब कितना होगा, π/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये पाई और ये वाला पाई क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल हो गया। तो बी डैश इज इक्वल टू आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर इंटू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई आर इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/8 प्लस कितना 1/16। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आर इंटू 7/16 आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपसे कौन सा वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट हियर, है ना। ठीक है, फिर चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है आपके पास यहाँ पे कि अ कैपेसिटर एंड एन इंडक्टर इज कनेक्टेड इन टू डिफरेंट एसी सर्किट विद अ बल्ब ग्लोइंग इन ईच सर्किट। ठीक है, द बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली व्हेन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेता हूँ। अब एक फॉर्मूला यहीं पे आपको मैं इसको बता देता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है आर, या फिर सॉरी जेड इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ आर का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला है, ये इंडक्टिव के लिए फॉर्मूला है, ये सॉरी कैपेसिटिव के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए, कैपेसिटिव के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, और Z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Z इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, मेरे पास रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर यहाँ पे होता है, XL का स्क्वायर अपन लोग क्या लिख सकते हैं, वह ओमेगा L का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे अब मैं आपको समझाते आता हूँ। नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज इन इंडक्टर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, मतलब अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स अगर इंक्रीज करूंगा तो इंडक्टर की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी। अगर इंडक्टर की वैल्यू बढ़ी तो टोटल क्या होगा, Z की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अब V इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, V इज इक्वल टू IR होता है, या फिर IZ होता है, या फिर I इज इक्वल टू होता है V/Z होता है ना। तो अगर Z की वैल्यू बढ़ गई है मेरे पास, अगर Z की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, बढ़ गई है, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम करंट, कम वहां पे क्या होगा, मेरे को करंट मिलेगा, कम करंट मिलेगा तो बल्ब जो है वो क्या करेगा, कम ग्लो करना चालू करेगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया मेरे पास, गलत हो गया। ठीक है, द सेपरेशन बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो गया मेरे पास, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A/D होता है। अगर D बढ़ा दिया तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर C की वैल्यू यहाँ पे कम हो तो देखियो इनवर्स का रिलेशन, तो Z क्या हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बल्ब क्या हो जाएगा मेरे पास, ब्राइट ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, एन आयरन रॉड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडक्टर। इसमें भी सेम केस है, आयरन रॉड जैसे इंट्रोड्यूस होगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, ओवरऑल Z की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर Z की वैल्यू कम बढ़ने से क्या हो जाएगा मेरे पास, I की वैल्यू कम हो जाएगी, और ज्यादा करंट ना मिलने की वजह से बल्ब जो है वो ब्राइटर ग्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है कि नहीं। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा जो कि है डी। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला देख लीजिए आप फॉर्मूला, यहाँ पे अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक के लगा देता हूँ कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D में यहाँ पे मैं के लगा देता हूँ। ठीक है, तो के के कारण क्या होगा, C बढ़ेगा। C बढ़ गया तो ओवरऑल Z की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, Z की वैल्यू ओवरऑल कम हो जाएगी। अब ओवरऑल Z की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास, कम हो गई, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। और करंट की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा मेरे पास, टोटल यहाँ पे जो करंट है वो अगर बढ़ गया तो क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी, करंट की वैल्यू जब बढ़ने से, है ना, तो बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटर ग्लो करने लगेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि अ प्योर इंडक्टर ऑफ 318 मिली हेनरी
ठीक है, प्योर इंडक्टर ऑफ 318 मिली हेनरी एंड अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स ऑफ 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज, द वोल्टेज अक्रॉस 75 ohm resistance is found to be 150 volt, the source voltage is, ठीक है। चलिए वाला क्वेश्चन भी बनाते हैं। आपको गिवन है कि यहाँ पे मेरे पास जो इंडक्टेंस की वैल्यू थी, L की वैल्यू आप सबसे पहले गिवन लिखिए, वो 318 मिली हेनरी गिवन है, ठीक है। R की जो वैल्यू है वो 75 ओम गिवन है, ठीक है। और R के अक्रॉस जो वोल्टेज है, R के अक्रॉस जो वोल्टेज है VR जो गिवन है वो कितना गिवन है आपको, 150 वोल्ट्स गिवन है, ठीक है। तो आपको इसमें क्या निकालना बोला है, इसमें आपको बोला है कि टोटल आप यहाँ पे से वो निकाल दीजिए, यहाँ पे से आप उसका जो टोटल इसकी वैल्यू है, टोटल आपका जो सोर्स वोल्टेज की जो वैल्यू है वो निकाल दीजिए बोला है। शायद आपको कुछ दिया है क्या, अच्छा एफ की वैल्यू भी कितनी गिवन है, और एफ की वैल्यू कितनी गिवन है, एफ की वैल्यू आपको गिवन है अपना 50 हर्ट्ज गिवन है, ठीक है। चलो यहाँ पे एक एलसी सर्किट का सॉल्यूशन, एलसी सर्किट का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं एक आर लगा दिया, एल लगा दिया, ठीक है। ये V निकालना हम लोग को, सोर्स वोल्टेज है वो निकालना हम लोग को। ये वैल्यू गिवन है, VR की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास, VR की वैल्यू 150 वैल्यू गिवन है, और R की वैल्यू 75 गिवन है, और L की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 318 मिली हेनरी गिवन है। मैं आपको पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, आपको एमसीक्यू में तो सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये VL अगर मैं निकाल दूं और दोनों का मैं वेक्टर समेशन प्लस कर दूंगा, याद रखना AC में हमेशा वेक्टर समेशन होता है, ठीक है। AC में जो है वो रिजल्टेंट इसका क्या होता है, वेक्टर समेशन से निकलता है, उसको नॉर्मल समेशन से नहीं निकलता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ाते हैं कि यहाँ पे अगर V इज इक्वल टू आई आर है, VR इज इक्वल टू आई आर है मान लीजिए, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 150 वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, 150 वोल्ट इज इक्वल टू आई इंटू आर की वैल्यू कितनी गिवन है 75। यहाँ से आई की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 2 एम्पियर आ जाएगी, यहाँ से आपकी आई की वैल्यू क्या आ गई 2 एम्पियर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे से मेरे अगर मैं निकाल दूं कि VL इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल होता है, ठीक है। तो VL इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई FL होती है, XL इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL, तो सारी वैल्यूज मैं रखते जाता हूँ, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू, अगर XL की वैल्यू मैं यहाँ पे देखूँ, F की वैल्यू यहाँ पे देखो 50 है, और L की वैल्यू 318 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 है, 318 मिली हेनरी। तो VL आप यहाँ से कैलकुलेट करने जाएंगे जब, तो आप इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये 200 वोल्ट आ गया। अब ये 200 वोल्ट के बाद आपको क्या करना है कि जो टोटल वोल्टेज आपके पास, जब आपके पास जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या होगा आपका, इसका वेक्टर समेशन होगा, है ना। तो जो V होगा टोटल V, वो रूट ओवर ऑफ VL का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे VL कितना हो गया, VL कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 200 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 150 का स्क्वायर, इसका हो गया मेरे पास रूट ओवर, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 250 वोल्ट्स आ जाएगा। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे आगे चल के तो इसका 40,000 समथिंग कुछ आ जाना है, इसका आ जाना है 22500, इसका भी आ जाना है, इसको ऐड करके आप करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 62500 आ जाएगा, इसका आप रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा वाला 250 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हम एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ अ short electric dipole at a distance x from the midpoint of the dipole is proportional to, चलिए ठीक है। यहाँ पे एक्सियल पोजीशन का एक क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो V इज इक्वल टू एक्सियल पोजीशन में आपके पास फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन x का स्क्वायर, ठीक है। तो किसके प्रोपोर्शनल में है ये 1/x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका इसमें क्या है सही है, ये एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको बताइए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि लेट F1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ द टू स्मॉल स्फीयर चार्ज टू अ कांस्टेंट पोटेंशियल इन अ फ्री स्पेस एंड F2 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन देम इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला पढ़े होंगे अपना रिलेटिव परमिएबिलिटी का, तो उसमें आपको ये देखे होंगे कि F1 डिवाइडेड बाय F2, ठीक है, जहां पे ये एयर के लिए था और ये वाला मीडियम के लिए था,
ठीक है, ये क्या आता था, के आता था। इसका आंसर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते थे, इसमें आपके पास बी लिख सकते थे, जो कि आंसर नंबर आपका बी जो कि है के। ठीक है, चलिए आंसर नंबर 11 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है इंफिनिटी रेजिस्टेंस इन अ रेजिस्टेंस बॉक्स हैज ए resistance of 10 to the power 5 ohms, a resistance of 10 to the power 7 ohms, a resistance of infinity ohms, a gap only। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब आपके पास होता है, मैंने क्लास में भी कई बार ये बताया है कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब आपका क्या होता है, वो एक ओपन सर्किट होता है। वो क्या होता है, ओपन सर्किट होता है, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस कहता है। तो अगर आप एक छोटा सा गैप भी वहां पे क्रिएट कर देते हैं, तो वहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट जो है वो रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a battery of 15 volt and negligible internal resistance is connected across a 50 ohm resistor. The amount of energy dissipated as heat in the resistor in 1 minute is। ठीक है, ये आपका पावर का क्वेश्चन और हीट लॉस का जो क्वेश्चन है वो आपके पास यहाँ पे आ गया। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा सॉल्यूशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, अगर आपके पास यहाँ बोल दिया कि एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 50 है और इसके अक्रॉस यहाँ पे क्या कनेक्ट कर दिया गया, एक ये कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, कनेक्ट कर दिया 15 का। ठीक है, तो आपको पावर का फॉर्मूला पता होगा, v स्क्वायर बाई आर होता है। क्या होता है, v स्क्वायर बाई आर होता है। v की वैल्यू यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 15 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई आर हो जाएगा, है ना। तो 15 की वैल्यू यहाँ पे 15 का स्क्वायर 225 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। तो अगर आप इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 4.5 आपका भी वॉट में आएगा। ठीक है, टोटल हीट लॉस इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, पावर इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना लिया है इसमें, टाइम यहाँ पे लिया हुआ है 60 सेकंड्स, इसका मतलब 1 मिनट है। इसको आप अगर इसके 60 सेकंड्स में यहाँ पे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका ऑप्शन कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 270 जूल आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 270 जूल आ जाएगा, जिसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिया होगा ऑप्शन नंबर बी आपका जो है इसमें क्या है, सही है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, लेंस लॉ इज द कंसीक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, पहला है एनर्जी गिवन है, दूसरा मास गिवन है, एनर्जी या चार्ज या मास या मोमेंटम। ठीक है, तो लेंस लॉ जो है वो चार्ज, मास, मोमेंटम इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही क्या होता है मेरे पास, उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट अ the vertical component of Earth's magnetic field at a place is 1 by root 2 times of the horizontal component. The angle of dip at that place is। ठीक है, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या गिवन है, इसमें आपको गिवन है कि बीवी आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कितना गिवन है, 1 by root 2 times of BH गिवन है। क्या गिवन है, BH गिवन है। तो यहां से अगर मैं BV by BH निकाल लूं, BV डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैं BH निकाल लूंगा, तो कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 by root 3 मिल जाएगा। और BV by BH क्या होता है मेरे पास, tan डेल्टा होता है। ठीक है, यही एंगल ऑफ डिप होता है। तो डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 by root 3। इसका वैल्यू क्या होता है मेरे पास, 30 डिग्री होता है। ठीक है, tan इनवर्स root 3 कितना, 1 by root 3 कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन था वो क्या था, इसमें सही था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, एंगल ऑफ डिप का। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे इस क्वेश्चन में क्या है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, 15 नंबर क्वेश्चन, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरिंग अ करंट ऑफ 15 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ठीक है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट इन द वायर रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, इन द वायर रेस्पेक्टिवली आर, यहाँ पे क्या बोल दिया, एक वायर है, मैं आपको यहाँ पे साइड में एक छोटा सा डायग्राम बना के देता हूँ। एक वायर है, उसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट जा रहा है। तो अगर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, राइट हैंड कर्ल रूल लगाएंगे। ठीक है, कि अगर आप अपने उंगलियों को करंट के डायरेक्शन में रखें और यहाँ पे इसको क्या करें, इस डायरेक्शन में घुमाएं। ठीक है, ईस्ट बोल दिया, मतलब यहाँ पे ईस्ट बोल दिया, इसका 2.5 मीटर ईस्ट यहाँ बोल दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे पास, 2.5 मीटर ईस्ट बोल दिया। ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे क्या करना है मेरे पास, यहाँ पे आपको करना है, इस वैल्यू को अगर आप इस डायरेक्शन में ऐसे करके घुमाएंगे, ठीक है, अपने हाथों को आप अगर करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, अपने थंब को आप अगर करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और उंगलियों को आप कर्ल करेंगे, ठीक है, तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो क्या मिलेगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, यहाँ पे वर्टिकली अपवर्ड वाला आंसर सही होना चाहिए। आप एक बार लगा के देख लेंगे तो एक ये वाला ऑप्शन डाउनवर्ड वाला तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन डाउनवर्ड वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया हमारे पास, 1.2 माइक्रो टेस्ला
वर्टिकली अपवर्ड और 0.6 माइक्रो टेस्ला वर्टिकली अपवर्ड। ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शन अपने पास बचे हैं, तो आपको ऐसा एलिमिनेशन भी करना आना चाहिए। क्या इसमें आपको 50-50 आपके पास हो जाता है अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो। ठीक है, चलिए फिर इसका सॉल्यूशन अपन लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि एक वायर है, इसमें 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और डिस्टेंस कितना गिवन है, इसमें डिस्टेंस आपको गिवन है 2.5 मीटर गिवन है। तो इसका बेसिक से एक फॉर्मूला है, इसका बेसिक एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय कितना होता है 2 पाई आर गिवन है। ठीक है, 2 पाई के मैं इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं ताकि मेरा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा क्या हो जाए, इजी हो जाए। कैलकुलेशन जो क्या है वो थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पे म्यू नॉट इंटू 2i डिवाइडेड बाय 4 पाई और यहाँ पे हो गया r। ठीक है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना 10 टू द पावर -7 होता है और 2 इंटू 15 एम्पियर करें, 15 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू कितनी गिवन है 2.5 गिवन है ना। इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो ये वाला हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7, इसका मतलब हो गया मेरे पास कितना 12 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, ये वाला आ गया आपका 1.2 इंटू 10 टू द पावर -7 सॉरी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला का यहाँ पे आपको क्या आ गया आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कौन सा वाला इसमें सही है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, the EMF in a 10 Henry inductor in which current changes from 11 ampere to 2 ampere in 9 into 10 to the power -1 second is। ठीक है, चलिए बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन गिवन है वाला। आपको इंडक्टर की वैल्यू दे दी गई है, आपको चेंज इन करंट की वैल्यू दे दी गई है। ठीक है, और आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू गिवन है, आपको यहाँ पे टाइम की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि E इज इक्वल टू होता है माइनस टाइम्स ऑफ एल डी आई बाय डी टी। ये इंडक्टर के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको चेंज इन क्या है, चेंज इन यहाँ पे क्या है चेंज इन करंट और चेंज इन डिवाइडेड बाय चेंज इन यहाँ पे मेरे पास है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंडक्टर की वैल्यू है वो कितनी गिवन थी 10 गिवन थी। चेंज इन करंट कितना हो रहा है 2 पहुंच गया है कितने से 11 से, 11 से वो 2 पहुंच चुका है थोड़ी देर में। ठीक है कि नहीं, और यहाँ पे कितने टाइम में पहुंचा वो 9 इंटू 10 टू द पावर -1 सेकेंड में पहुंच गया है कि नहीं। तो -10 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर -1 सेकेंड आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया मेरे पास, ये वाला दोनों प्लस हो जाएगा तो ये कितना आ गया, ये कट हो गया, ये कट हो गया, फिर यहाँ पे आ गया 10 इंटू ये 10 टू द पावर -1 ऊपर चले गया तो ये भी 10 हो गया, कितना आ गया टोटल 10 स्क्वायर आ गया। ठीक है, वो भी किस में आएगा, ये वाला वोल्ट्स में आएगा क्योंकि ये ईएमएफ है। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, जो 10 स्क्वायर वोल्ट वाला जो ऑप्शन है आपका वो वाला यहाँ पे क्या है आपके पास सही है। तो आपके पास कौन सा आंसर सही है वाला, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अ चार्ज Q is placed at the center of the line joining two charges Q and Q, मतलब दोनों सेम चार्जेस हैं। The system of three charges will be in equilibrium if Q is, चलिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यहाँ पे एक Q चार्ज है और यहाँ पे भी क्या है एक Q चार्ज है, दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो, दोनों के बीच में मान लीजिए r का डिस्टेंस है। ठीक है, और दोनों के एग्जैक्टली बीच में एक मैं क्या रख दिया हूँ कैपिटल Q वैल्यू का यहाँ पे क्या कर दिया हूँ चार्ज रख दिया। तो ये सिस्टम कब इक्विलिब्रियम रहेगा, Q की कौन सी वैल्यू, कैपिटल Q की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। चलिए इसको मैं नाम देता हूँ F, इसको मैं A नाम देता हूँ इस पॉइंट को, इसको C और इसको B नाम देता हूँ। ठीक है, इसको C और इसको मैं B नाम देता हूँ। तो यहाँ पे इस B के कारण इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा देख लेते हैं। यहाँ पे लगेगा FB फोर्स लगेगा और इस C के कारण कितना फोर्स लगेगा, इस C के कारण भी कोई फोर्स लगेगा FC लगेगा। ठीक है, उसका मैं डायरेक्शन यहाँ पे मार्क नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन जो है वो चार्ज के जो पोलैरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन मार्क नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के लिए जो FA प्लस FC की जो वैल्यू है, FA प्लस FC की जो सॉरी FB प्लस FC की जो वैल्यू है
ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि जो नेट फोर्स होता है मेरे पास वो क्या होना चाहिए, मेरे पास जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो एफ बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, प्लस एफ सी की जो वैल्यू है क्या आ जाएगा, क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई आर, यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, आर से बीच में रख दिया गया है इसलिए वाला क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस जो है वो आर बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया मेरे पास आर बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास क्या आ गया, जीरो आ गया, है ना। तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये के कटा, ये के कटा, ये क्यू कटा, ये क्यू कटा, आर स्क्वायर कटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा, q इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ q बाय फोर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब अगर इस q की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ q बाय फोर है तो ये ऑप्शन क्या है मेरे पास, सही है। ठीक है कि नहीं, तो ये वाला जो सिस्टम है जो वो इक्विलिब्रियम रहेगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास, डी जो है वो एकदम एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, अगले क्वेश्चन में गिवन है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E थ्रू एन एरिया DA इज गिवन बाय, आपको एकदम सिंपल सा फॉर्मूला ये पता है कि फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA। ठीक है, यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड D के ऊपर, E एंड DA के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो क्या है, वो सही है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Question number 19, ठीक है, in a potentiometer experiment the balancing length with a cell is 120 centimeter. When the cell is shunted by a 1 ohm resistance, the balancing length become 40 centimeter. The internal resistance of the cell is given by, ये भी बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये वाला आप तुरंत इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इसको आपका फॉर्मूला भी बता देता हूँ। ठीक है, आपको बोला हुआ है कि एक पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर में आपका पहला बार जो है जो बैलेंसिंग लेंथ है वो कितना आ रहा है, 120 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन जब उस सेल को 1 ओम रेजिस्टेंस के साथ में क्या कर दिया जाता है, शंट कर दिया जाता है। शंट करने के बाद उसमें क्या होता है कि उसका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका जो है वो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या है, सवाल है ना। तो चलिए इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि L1 अपन, ये वाला फॉर्मूला अगर आप पोटेंशियोमीटर में इसका एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर का एक पढ़े होंगे, एक पार्ट जिसका नाम है क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस बाय पोटेंशियोमीटर, वो अगर पढ़े होंगे तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, कि L2 इज इक्वल टू L1 इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस स्मॉल आर, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पे जो आर है वही क्या है मेरे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये क्या है मेरे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है कि नहीं। चलिए यहाँ पे क्या दिया है ना, L2 कितना गिवन है, L2 यहाँ पे आपको कितना गिवन है, बाद में कितना बैलेंसिंग लेंथ दिया है, वो 40 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है कि नहीं, बाद में आपको यहाँ पे जो है वो कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर गिवन है, और जो पहले जो बैलेंसिंग लेंथ है कितना है, 120 सेंटीमीटर है। आर की जो वैल्यू है वो कितने गिवन है, आर की वैल्यू आपको कितना गिवन है, 1 ओम गिवन है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप यहाँ लगाए ये भी 1 ओम हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आर, इसको आप सॉल्व करते जाइए, कितना जाएगा ये वाला, ये आपका आ गया 4/12 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर। ठीक है, ये इसको अगर आप काट देंगे तो 1/3 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर इज इक्वल टू यहाँ मेरे पास आ गया 3। तो आर की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जा रही है, 2 ओम जो है वो आ जा रही है। अगर आप 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर की वैल्यू 2 ओम जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस की जो सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या है, वो 2 ओम है। आप इसका आंसर कौन सा लगा सकते हैं, आंसर नंबर डी जो है वो आप इसका टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला कि an electron is projected with a velocity v along the axis of a current carrying long solenoid, which of the following statement is true। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है the path of the electron will be circular about the axis, the electron will be accelerated along the axis, the path of the electron will be helical, the electron will continue to move with the same velocity v along the axis of the solenoid। ठीक है, तो इसमें क्या बोल दिया गया आपको कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में क्या कर दिया गया, एक v वेलोसिटी से एक किसको प्रोजेक्ट कर दिया गया, एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके एक्सिस के अलोंग, ठीक है, उसके एक्सिस के अलोंग एक v वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन को उसके अंदर क्या कर दिया गया, प्रोजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एक सोलेनॉइड के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जाता है, वो सीधे सीधे जाता है ऐसे। ठीक है, वो ऐसे सीधे सीधे जाता है। और ये भी आपको पता होगा इसी के एक्सिस के अलोंग क्या कर दिया गया, यहाँ से v वेलोसिटी से इसको इलेक्ट्रॉन को जो मेरा है वो प्रोजेक्ट कर दिया गया।
ठीक है, v वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्या कर दिया गया, प्रोजेक्ट कर दिया गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आपका, यहाँ पे आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, आप यहाँ से भी देख सकते थे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे आपका थीटा की वैल्यू क्या है, b और v के बीच में जो एंगल है वो क्या है यहाँ मेरे पास 0 डिग्री, इसका मतलब थीटा यहाँ पे क्या हो गया 0 डिग्री, तो फोर्स कितना हो गया मेरे पास 0 हो गया, है ना। इसके ऊपर कोई भी फोर्स जो है वो लगेगा नहीं, वो जिस वेलोसिटी से वहां से मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी के अंदर, उसी वेलोसिटी से क्या होगा वो आगे मूव करता जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है वो सही है ना। अगर मान लीजिए अगर उसको मैं किसी एक परपेंडिकुलरली फेंकता तो वो सर्कुलर बनाता, पहला ऑप्शन वहां पे गलत हो गया। अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट तो मैग्नेटिक फील्ड में होता नहीं है, ठीक है, कब होता है, अगर मैं कोई एंगल से अगर बना के फेंकूंगा, कोई एंगल से बना के फेंकूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, कोई एंगल से बना के फेंकूंगा तो क्या होगा मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी अगर इन्फ्लुएंस है तो क्या होगा वो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद हेलिकल कब होता है, जब किसी एक पर्टिकुलर एंगल से बना के अगर फेंकूं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या होता है हेलिकल पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए, इस सीधे फॉर्मूले से ये वाला ऑप्शन आप ऑप्शन नंबर डी क्या है वो लगा सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्या, इफ अ स्पीड v of a charged particle moving in a magnetic field b, v is perpendicular to b is half, then the radius of its path will be, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं अभी। यहाँ पे आपको पता है कि अगर कभी भी हम लोग अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा अगर मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और इसमें मैं परपेंडिकुलरली एक चार्ज को क्या कर देता हूँ प्रोजेक्ट कर देता हूँ, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करता है, वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ठीक है, सर्कुलर पाथ फॉलो करता है ना। इसका मतलब इसके अंदर में क्या लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जिसका फॉर्मूला है mv²/r, ठीक है। और यहाँ पे वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके कारण लग रहा होगा, वो लॉरेंस फोर्स के कारण लग रहा होगा, QVB के कारण, QVB sin थीटा के कारण। sin थीटा यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है, इसलिए मैंने उसको क्या sin थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, तो यहाँ पे QVB लिख दिया। अब इसमें से v काट दो, ठीक है, जैसे r की वैल्यू कितनी आ गई mv डिवाइडेड बाय r, सॉरी mv डिवाइडेड बाय QB आ गई, mv डिवाइडेड बाय QB आ गई, है ना, ये आ गई QB, है ना। अब बोला है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया, इफ v of the speed of the particle is half, ठीक है, v of the charged particle moving in magnetic field b is half, तो मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी अगर आधी कर दी गई है तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि अगर वेलोसिटी आधी हो गई, अगर ये वेलोसिटी आधी हो गई तो ये रेडियस भी क्या हो जाएगा मेरे पास आधा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए फिर उसके बाद क्या हो गया मेरे पास ये वाला, इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है एक बार अपन लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, become half, its radius of the path will become half, ठीक है। 22, a metal plate is getting heated, which one of the following statement is incorrect, ठीक है। चलिए अब इस वाले ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन आपका जो है वो काम आएगा। सबसे पहले बात हम लोग देख लेते हैं ए, इट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड दैट डज नॉट वेरी विद टाइम, इसको एक मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, टाइम। इसके बाद फिर ऑप्शन नंबर बी पढ़िए, डायरेक्टेड अ डायरेक्ट करंट इज पासिंग थ्रू अ प्लेट, हो सकता है अगर प्लेट से अगर अपन लोग डायरेक्ट करंट पास करेंगे, मेटल प्लेट है डायरेक्ट करंट है वो पास करेंगे तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R से उसमें क्या हो जाएगा मेरे पास हीट लॉस होगा, ये वाला पॉसिबल है, ये वाला तो सही हो सकता है। दूसरा अन अल्टरनेटिंग करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट, हीटिंग इफेक्ट तो AC में भी है, तो ये वाला भी ऑप्शन सही है। इन अ प्लेस्ड इन इट इज प्लेस्ड इन अ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उसमें एडी करंट होगा, और एडी करंट अगर इंड्यूस होगा तो एडी करंट फ्लो होने के कारण भी यहाँ पे क्या हो सकता है हीट लॉस हो सकता है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है। सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे मेरे को गलत दिख रहा है, जो कि क्या है टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से यहाँ पे जो ये क्या है इट इज प्लेस्ड इन अ स्पेस वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाला क्या आ जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो इनकरेक्ट बोला था तो इनकरेक्ट सिर्फ और सिर्फ यही वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है इसमें क्या है सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 23, in an AC circuit the applied voltage and resultant current are E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t plus pi by 2 respectively, the average power consumed in the circuit is, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है कि अगर आपके पास एक कोई एसी सर्किट है वहां पे E की वैल्यू कितना है, वो E की वैल्यू है वो E naught sin omega t है, और I की वैल्यू जो है वो I naught sin omega t plus pi by 2, ठीक है। तो E P का फॉर्मूला क्या है E I cos phi, ठीक है। यहाँ पे phi की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2 है,
यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो π/2 है। तो cos π/2 कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो पूरा पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे मेरे पास, 0 हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए ये वाला इजी क्वेश्चन हो गया, जल्दी हो गया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे आपके पास जो आपको बहुत इजी तरीके में बन जाएंगे, तुरंत तुरंत बन जाएंगे। कुछ क्वेश्चन जो आपको लेंथी मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 24 है, द स्पीड एक्वायर्ड बाय अ फ्री इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट इज। ठीक है, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट इज। ये वाला क्वेश्चन आप कैसे बनाएंगे एक बार मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसमें v की वैल्यू, e की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू, या तो आपको पता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसके बाद v की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 100 वोल्ट गिवन है। ठीक है, अब इसको क्या बोला है कि इसकी स्पीड जो है वो कितनी होगी एक 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर देता हूं तो। ठीक है, चलिए फिर वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, अगर मैं आपको इसको सिंपल तरीका बताता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम इज इक्वल टू कितना बोलता है, क्या बोलता है, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पे मेरे पास ये हो गया, रेस्ट से आ गया, तो इसका जो ये वाला है हाफ एम यू स्क्वायर, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, W इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एम बी स्क्वायर, हाफ 1 एम बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। और W का जो फॉर्मूला होता है आपको पता होगा कि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो W का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो चार्ज इनटू क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। वो W का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू वोल्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें अपन लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रख देते हैं। उसके बाद फिर आपको स्पीड की वैल्यू मैं यहाँ पे निकाल देते हैं। ठीक है, तो E इंटू वी, यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, E इंटू वी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 100 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे इसकी m की वैल्यू भी चलो मैं रख देता हूँ यहाँ पे मेरे पास। m की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू कितनी होती है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू वी स्क्वायर। तो v की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। अगर आप इसमें से v को सॉल्व करने जाएंगे, इसको आप कैलकुलेटर में रख के v, अभी आपको घर में अगर आपको सॉल्व करना है, अगर आपको घर में सॉल्व करना है, इसमें v की वैल्यू आप अगर यहाँ पे फाइंड करने जाएंगे तो आपकी इसकी वैल्यू मिलेगी 6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि v की जो वैल्यू है वो कितनी मिलेगी, 6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड आपको यहाँ पे क्या है मिलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरे पास, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो सही है, कि इसका जो स्पीड है वो क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर मीटर, 6 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आपका आखिरी क्वेश्चन इस सेक्शन का जो है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसमें फोर्स लगता है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मूविंग चार्ज, उसके ऊपर लॉरेंस फोर्स लगता है, ये भी गलत हो गया। और रेक्टेंगुलर करंट लूप, ऑप्शन नंबर डी देखिए, रेक्टेंगुलर करंट लूप विद अ प्लेन पैरेलल टू इट्स फील्ड, इसमें भी लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो कहीं सही है। जो स्टेशनरी चार्ज है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फोर्स जो है वो लगाता नहीं, कोई उसके ऊपर उसका इंपैक्ट नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है अपने पास सही है। तो यहाँ तक क्या आपका सेक्शन ए का जो क्वेश्चन है जितने भी हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। आप इसमें से आप टैली कर लीजिएगा आपके ऑप्शन कितने सही है कितने गलत है। ठीक है, अगली वीडियो में आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी के भी सॉल्यूशन क्या है वो जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ब्रिलियंट लॉन्चर से। आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक में भी से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर पे आपने जितने भी क्वेरीज है वो आप अपने पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।